प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये इसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको डेली हम पहुंचा देते हैं जो लोग हमारे पेड बैच में जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों को वीडियो एक साथ सबका सब पीडीएफ दे दिया गया है ताकि आप उसकी अध्ययन कर सकें और अपनी तैयारी में और धार दे सकें। तो आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे। पहले एनिमल सेल यहाँ दिया गया है, इसकी एनाटॉमी के बारे में देखते हैं क्या क्या दिया गया। देखिए, यहाँ पे एनिमल सेल में न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वैक्यूल्स होंगे, लेकिन वैक्यूल जरूरी नहीं है, कई बार छोटे वैक्यूल होते हैं खाली। साइटोप्लाज्म होंगे, ठीक है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, वेहिकल है, और उसके बाद लाइसोसोम है, पराक्सीसोम है, सेंट्रियोल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइक्रोट्यूबुल्स हैं। वहीं पर अगर हम इसमें बात करते हैं प्लांट कोशिका की, प्लांट कोशिका में सबसे पहले तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे सेल वॉल दिख जाएगी, ठीक है। कहाँ पे देखिए, कहीं होगा, तो इसको थोड़ा जूम करें तो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फिलामेंटस स्केलेटन है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, थाइलेकोइड होता है, स्टार्च ग्रेन है यहाँ पे। उसके बाद वैक्यूल्स हैं, जिसे क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं या टिनोप्लास्ट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, पराक्सीसोम है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पे इस तरफ देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, और आगे की दिशा में बढ़ेंगे तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिया गया है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, गाल्जी बॉडी है, और उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर बस है। ये सभी पार्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल से। आपको बता दें कि आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस पेड बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आपको इसमें सारी चीज़ें, आपको जितने भी एग्जाम पॉइंट्स हैं, बूस्टर डोज हैं, नोट्स हैं, वो सभी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और आप उसको तैयारी करके अपनी एग्ज़ाम को और धार दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आज के हिसाब से, यूकैरियोटिक सेल यूजुअली रेंज फ्रॉम द 10 to 100 म्यू माइक्रोन। कह रहा है कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसकी रेंज जो है, जो इसकी लंबाई है या चौड़ाई है, जो इसका रेंज है, वो 10 से लेकर के 100 म्यू माइक्रोन तक होता है, यानी 100 मिली माइक्रोन तक का पाया जाता है। ये सिंगल सेल एल्गी है, जो कि एल्गा कहते हैं हम लोग, एस्टेबुलेरिया, याद रखिएगा, एल्गी है जो कि सिंगल सेल है, एस्टेबुलेरिया। और ये क्या होता है, इज अबाउट 10 सेंटीमीटर, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती हैं? लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। कौन से? एस्टेबुलेरिया, लॉन्ग, लंबा होता है, ठीक है। इंटरनोडल सेल ऑफ द कारा, कारा का इंटरनोडल सेल, कारा क्या है, एक प्रकार की एल्गी है, लगभग कितना होता है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ इसमें भी पाई जाती है। ए हेम्प, हेम्प किसे कहते हैं, सनई को कहते हैं। ए हेम्प में बी कवर्ड ऑफ द ए मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबा होता है हेम्प। नर्व सेल ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। देयर फाइबर विच आर द इंटीग्रल पार्ट में बी ओवर ऑफ द 1 मीटर ऑफ द लेंथ। कह रहा अगर पार्ट को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 1 मीटर तक की दूरी कवर कर लेते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस में कंटेन सम नॉन लिविंग मैटर टर्म्ड एज द एपोप्लाज्म। कह रहा कि इंटरसेलुलर मैटर में अगर हम देखें स्पेस में तो कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, और उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, एपोप्लाज्म के नाम से या उस संज्ञा से हम उसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। द यूकैरियोटिक इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्टा, यूकैरियोट के अंतर्गत सभी प्रोटिस्टा आ जाते हैं, प्लांट आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल ग्रुप आ जाता है, फंजाई आ जाते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज द एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी उसमें जो घटक पाए जाते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन इन द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कह रहा है यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल पॉसेस, यूकैरियोटिक सेल जो होती है अपने पास रखती हैं किसको, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इनके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, और क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। यूकैरियोट होने का ये पहला कैरेक्टर है कि आपके पास न्यूक्लियर आपके पास न्यूक्लियस होना चाहिए, और न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जानी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ पे इन एडिशन, अगर एडिशन की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल, इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड होता है, और किस में ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्रोमोसोम। इसका जेनेटिक मटेरियल किससे ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्रोमोसोम से।
ऑल यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक सेल की बात करें, आर नॉट आइडेंटिकल, सभी आइडेंटिकल नहीं होती, एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ उसमें डिफरेंस पाए जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर्स एज द फॉर्मर प्रोसेस ऑफ द सेल वॉल, कह रहा प्लांट और एनिमल सेल में एक पहला अंतर है कि इनमें क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है, किसमें, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लास्टिड एंड ए लार्जर सेंट्रल वैक्यूल, प्लास्टिड में एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है जो कि प्लांट में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। कह रहा है कि उसके बाद व्हिच है द एब्सेंट इन द एनिमल सेल, जो कि एनिमल में एब्सेंट होता है। कह रहा प्लास्टिड का पाया जाना, सेंट्रल वैक्यूल का पाया जाना, सेल वॉल का पाया जाना, ये तीनों प्लांट में तो पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें, एनिमल सेल है, एनिमल सेल में क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं, विच इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल। वहीं पे एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है, लेकिन वो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। यानी हर प्रकार की यूकैरियोटिक सेल एक जैसी नहीं होती। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल में। सबसे पहला ऑर्गेनेल आपको दिखाई पड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। इसके बारे में बताना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, यहाँ कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड दिख रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन दिख रही है, ग्लोबुलर प्रोटीन दिख रही है, प्रोटीन चैनल दिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट दिख रहे हैं, हाइड्रोफिलिक हेड दिख रहा है। वो उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड है, पेरीफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, यहाँ पे सरफेस प्रोटीन है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल पाई जाती हैं, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड बाइलेयर के यहाँ पे होती हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई हमारे पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम डिटेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टडी करते हैं आफ्टर इवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद, तो मीन वाइल केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन, तो हम सेल मेम्ब्रेन की क्या करेंगे, केमिकल स्टडी करेंगे, स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल। किसकी बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन की रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं। एनेबल टू द साइंटिस्ट टू डिड्यूस तो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पॉसिबल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। दीज स्टडीज शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द लिपिड, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी, लिपिड से, और किससे बनी हुई, प्रोटीन से। द मेजर लिपिड आर कॉल्ड फास्फोलिपिड, जो यहाँ पे लिपिड पाई जाती है उस लिपिड को हम लोग क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड कहते हैं। डेट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर, जो कि किस प्रकार से अरेंज होती है, एक बाई लेयर के रूप में अरेंज होती है। जो फास्फोलिपिड है वो कैसे अरेंज है, एक बाई लेयर के रूप में अरेंज है। आल्सो द लिपिड आर द अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन, लिपिड कैसे अरेंज है, एक मेम्ब्रेन में अरेंज है, विद द पोलर हेड, जिसमें एक पोलर हेड पाए जाते हैं, टूवर्ड द आउटर साइड, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल, और इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोफोबिक टेल पाए जाते हैं, टूवर्ड द इनर साइड, जो कि इनर साइड में पाए जाते हैं। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल की अगर बात करें, आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नॉन पोलर टेल जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलती हैं, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, जो कि एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट होती हैं। इन एडिशन ऑफ द फास्फोलिपिड, अगर फास्फोलिपिड को जोड़ करके हम बात करें मेम्ब्रेन में, आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, इसके साथ ही साथ क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, अगर हम बायोकेमिकली इन्वेस्टिगेट करें, इसकी जांच करते हैं बायोकेमिकल नेचर से, तो बायोकेमिकली इन्वेस्टिगेशन जांच करने पर क्लियरली रिलेवेंट दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो प्रोसेस प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज, रेशियो जो है प्रोटीन और लिपिड की क्या होती है, वेरी होती रहती है, कंसिडरेबल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग सेल में। इन ह्यूमन बीन, अगर ह्यूमन बीन की बात करते हैं, द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन होते हैं और 40% क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, बाकी बचा हुआ परसेंट क्या होता है, उसमें पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की आरबीसी की बात करें तो इसमें 52% आपका क्या पाया जाता है, वो प्रोटीन है, और 40% क्या पाया जाता है, लिपिड पाए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज द इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन की अगर हम बात करें, पेरिफेरल प्रोटीन लाइज इन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर द पार्शियली
टोटली बरीड एंड द मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो सरफेस एरिया पे पाई जाती हैं, जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो अंदर की तरफ धंसी रहती हैं, किससे, पेरिफेरी के अंदर धंसी रहती हैं। अब बात करते हैं सिंगर एंड निकोलसन की। सिंगर और निकोलसन 1972 का बात करते हैं, देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एन इम्प्रूव्ड, अगर हम इम्प्रूव्ड करते हैं मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, किसके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन का 1972 का मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, किसके अनुसार, the quasi-fluid nature of the lipid enable lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability of the move within the membrane of the measured as fluidity. The fluid nature of the membrane is also important for the point of view of the functions like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division, etc. फंक्शन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द molecule across it. The membrane is selective permeable membrane to some molecule present on their either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called the passive transport. कह रहा अगर कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर बिना एनर्जी के मूव कर जाता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कह रहा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल बिना एनर्जी के सेल के अंदर मूव कर जाता है तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेचुरली, अगर नेचुरल बात करते हैं, सॉल्यूट्स में मूव क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन। कह रहा बहुत से मेम्ब्रेन है जो सिंपल डिफ्यूजन के रूप में यहाँ से क्रॉस अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। वाटर में आल्सो मूव क्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कह रहा मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब डिफ्यूजन के द्वारा पानी का मूवमेंट होता है ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। जब वाटर का डिफ्यूजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। एट द पोलर मॉलिक्यूल, अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, कैन नॉट पास थ्रू, पोलर मॉलिक्यूल सेल से पास नहीं कर पाते थ्रू द नॉन पोलर प्रोटीन बाइलेयर। कह रहा है लिपिड की जो बाइलेयर है उससे पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर पाते क्योंकि वो नॉन पोलर है। दे रिक्वायर टू कैरियर ऑफ प्रोटीन, जिन्हें कैरियर ऑफ प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है ऑफ द मेम्ब्रेन टू द फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, प्रोटीन की। ऐसा करने पे क्या होगा, ए फ्यू आयंस ऑफ मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फॉर्म ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सच ट्रांसपोर्ट इज द एनर्जी डिपेंडेंट। यह ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है और एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है यूटिलाइज बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब एनर्जी की यूटिलाइजेशन होता है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप का मूव करना क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। समथिंग, कुछ चीजें हैं जैसे सिमिलर टू दिस हैपेंस इन द सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज द सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू द सीक्रेट आउट बाय द सेल accumulate their higher concentration inside the cell. The cell is the external environment of the concentration of carbon dioxide is low as compared to the inside of the cell. As soon as there is a difference of the concentration of carbon dioxide inside the outside of the cell, carbon dioxide move out of the cell from a region of the higher concentration to the region of the low concentration outside of the cell by the process of diffusion. कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूजन के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेल में मूव करते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन इंटर टू द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑक्सीजन भी इसमें डिफ्यूजन के माध्यम से मूव करता है और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दस डिफ्यूजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल वॉल टू सेल। कह रहा है कि
हम कह सकते हैं डिफ्यूजन के द्वारा जो है गैसियस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा वाटर, वाटर जो है आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, पानी भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन के नियम का पालन करता है। द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, जब पानी इसमें से मूव करता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस कह देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर, कह रहा पानी का मूवमेंट इस बात से अफेक्ट होता है कि उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा कैसी है। अगर ज़्यादा डर्टी वाटर होगा तो आसानी से क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन अगर नॉर्मल वाटर होगा तो आसानी से क्रॉस कर जाएगा। 10 ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस पानी का एक पैसेज है फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द रीजन ऑफ द लो वाटर कंसंट्रेशन बाय द टिल इक्विलिब्रियम रीच, कह रहा तब तक पानी जाता रहेगा जब तक दोनों का इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, साम्यावस्था बराबर ना हो जाए। If the medium surrounded by the cell had the higher water concentration than the cell, meaning of the outside of the solution, कह रहा अगर सोल्यूशन बाहर का आपका जो है पतला है तुलना में सेल के, तो बहुत डाइल्यूट है बाहर, तो देन द सेल गेन वाटर, सेल पानी को क्या करती, गेन कर लेती है। सच सोल्यूशन इज नोन एज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री to pass across the cell membrane in the both direction, but water will not come to the cell as leaves, कह रहा जब सेल ना तो अंदर आए ना ही बाहर जाए, ऐसी कंडीशन कब होती है, जब वाटर का कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर हो, और तब ना तो सेल स्वेल करे। इसके रिजल्ट में नहीं, यहाँ आप देखिए फिर से देखिए गलत हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री पास है क्रॉस द, कह रहा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फ्री है क्रॉस करने के लिए, अंदर जाने के लिए, कम देन द लीप्स, जितना अंदर जा सकता है उतना भरा जा रहा है। द नेट वाटर ऑल रिजल्ट वाटर इंटर्स टू द सेल, कह रहा अगर ओवरऑल की बात करें तो वाटर अंदर की तरफ इंटर हो गया है, और ऐसी कंडीशन में सेल सेल क्या कर जाएगी, फूल जाएगी यानी स्वेलअप हो जाएगी, किसमें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। वहीं पे अगर बात करते हैं, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, अगर किसी मीडियम का वाटर कंसंट्रेशन आउटर सेल के वाटर कंसंट्रेशन के इक्वल है, यानी मीडियम समान है, तब क्या होता है, कह रहा है देयर विल बी नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तब वहाँ पे नेट मूवमेंट ऑफ पानी होगा। सच सोल्यूशन इज नोन एज द आइसोटोनिक, ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में ना सेल पानी को लेगी और ना ही पानी अंदर से बाहर जाएगा, और जो नॉर्मल साइज है वह नॉर्मल साइज स्टे रह जाती है सेल की। If the medium has the lower concentration of water than the cell, meaning of the very concentrated solution, the loss of the water, कह रहा है कि अगर बाहर का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी बाहर अंदर से बाहर आ जाएगा, ऐसी स्थिति में सेल क्या कर जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, और ऐसी स्थिति में सेल श्रिंक कर जाती हैं। आगे आ जाते हैं सेल वॉल में। सेल वॉल क्या होता है, एज यू रिकॉल द नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर called the cell wall from the outer covering of the plasma membrane of fungi and plant, कह रहा फंजाई और प्लांटी में सेल के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, जो किससे बनी होती है, तो वह बनी होती है नॉन लिविंग मटेरियल से, और वो रिजिड स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती हैं। सेल वॉल नॉट प्ले ओनली गिव शेप ऑफ द सेल, सेल वॉल सिर्फ सेल का शेप नहीं देता है बल्कि प्रोटेक्ट द सेल, सेल को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से, हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन करता है, एंड प्रोवाइड द बैरियर ऑफ द अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल, और मैक्रोमॉलिक्यूल को अंदर जाने से रोकता भी है। कौन, सेल वॉल। एल्गी हैव सेल वॉल, एल्गी में सेल वॉल पाई जाती है, मेड अप ऑफ द सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, while the other plant consist of the cellulose, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। The cell wall of the young plant cell, the primary cell wall capable to the growth, which is the gradually diminish of the cell mature of the secondary wall and formed by the inner toward membrane side of the cell. The middle lamina is the layer mainly of the calcium pectide which hold or glue the different neighboring cell together. The cell wall and middle lamina may be traversed by the plasmodesmata which connected to the cytoplasm of the neighboring cell.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम पढ़ना है, लेकिन हम लोग कब पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग बाद में अगले टॉपिक में। तो आज हमने सेल वॉल और सेल आपके साथ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और यूकैरियोटिक सेल में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा स्पीड से हमने कराया है क्योंकि हम तेजी से अब इसको खत्म करना चाह रहे हैं, ताकि तेजी के साथ हम लोग अब एक टॉपिक को आगे बढ़ा सके। प्रैक्टिस पेपर पे भी जाना है तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।